everyone. Good morning, students. How are you? I am Vivek Pandey, your SST teachers. Students, today I will discuss your subject SST जियोग्राफी. जियोग्राफी में जो चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे. स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा. आज हम लोग नया चैप्टर डिस्कस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, विनिर्माण उद्योग. एट फर्स्ट ओवरव्यू. इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कंडीशन फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, मेजर इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, pollution and degradation of environment, measures of control degradation. सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे कि जो विनिर्माण है वो है क्या. जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको सेक्टर बताया था, तो उसमें था प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी. तो सेकेंडरी सेक्टर जो था उसको मैंने बोला था सेकेंडरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. उसी की सेकेंडरी सेक्टर के बारे में हमें इसमें पढ़ना है. स्टूडेंट्स, आप लोग आपकी बुक में जो पेज नंबर 69 है उसको खोलेंगे तो वहां पे ये लेसन आपको मिलेगा. उसमें आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहले एक उद्योग के विषय में बात दी गई है. पहले उससे पहले एक बातचीत दी गई है कि एक फैमिली है जो बाजार जाती है तो वो क्या क्या देखती है. उसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसमें है दिवाली के टाइम पे हरीश अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट गया. मार्केट में उसने कपड़े, जूते, बहुत सारी चीजें खरीदी. उसकी माँ ने भी, उसके पापा ने भी अलग अलग तरीके के सामान खरीदे. चीजों को इतनी अधिक मात्रा में देख करके मार्केट में जो हरीश था वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया. उसके पिता ने समझाया कि जूते, कपड़े, चीनी आदि कई बड़े उद्योगों में, कई बड़े जो उद्योग हैं उनमें मशीनों के माध्यम से ये सारे सामान बनाए जाते हैं. छोटे उद्योगों में बर्तन बनाए जाते हैं, दियाली बनाई जाती है, जैसे जो व्यक्तिगत और कारीगर द्वारा घरेलू इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं. तो आप ये जब कहानी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी कि इसमें होता क्या है, वो क्यों परेशान है. सबसे पहली बात हमें समझना है कि विनिर्माण है क्या. विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग है क्या चीज. मैन्युफैक्चरिंग जो होती है कि conversion of raw material into articles of utility in large number is called manufacturing. समझे? Manufacturing, conversion of raw material into articles of utility in large number is called manufacturing. कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है. क्या आप जानते हैं कागज, लकड़ी से, जो कागज होता है, जो पेपर होता है, वो किससे बनता है? लकड़ी से. चीनी जो हम खाते हैं वो किससे बनता है? शुगर केन से. ऐसे ही जो लोहा होता है वो किससे बनता है? अपने ओर से, अयस्क से. एल्युमिनियम अपने बॉक्साइट से बनता है. कपड़े फाइबर से बनते हैं, मीन्स कॉटन से बनते हैं. सेकेंडरी सेक्टर में जो लगे हुए व्यक्ति हैं वो कच्चे माल को परिष्कृत करके, शोधित करके वस्तुओं में बना देते हैं. जो सेकेंडरी सेक्टर में लगे हुए लोग हैं वो कच्चे पदार्थ को पक्के पदार्थ में कन्वर्ट कर देते हैं. स्टील, कार, कपड़ा इंडस्ट्री, बेकरी, ड्रिंकिंग संबंधी जो उद्योग में लगे श्रमिक हैं वो सब इसी इंडस्ट्री के अंडर में आते हैं. कुछ व्यक्ति सर्विस देते हैं, कुछ व्यक्ति सर्विस देने में अपने रोजगार पाते हैं. इस these sectors we are discussing secondary activities के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे. किसी भी कंट्री की, स्टूडेंट्स, किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का. किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योग के विकास से ही मापी जाती है. उसी के उस डेवलपमेंट के इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, विनिर्माण के डेवलपमेंट से
असेसमेंट किया जाता है। तो हमने आपको बताया कि कच्चे माल को जब लेबर पक्के माल में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो काम क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग का। उसी से रिलेटेड बातें हमें समझना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। जो इंडस्ट्रीज है, खास करके जनरली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, विकास की तथा विशेषता आर्थिक विकास की ये बैकबोन समझी जाती है। ये हमारे आर्थिक व्यवस्था विकास की रीढ़ की हड्डी है। विनिर्माण उद्योग न केवल एग्रीकल्चर के मॉडर्नाइजेशन में सहायक है, वरन सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में भी ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है। अपने देश में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट तथा पॉवर्टी का जो एलिमिनेशन का जो शब्द है, उसमें भारत में पब्लिक तथा यूनाइटेड क्षेत्र में जो लगे इंडस्ट्रियां हैं वो इसी पर विचार करके आधारित करके बनाई गई हैं। जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य भी जो क्षेत्रीय असमानताएं हैं उनको दूर करना है। थर्ड इंपॉर्टेंस है कि मैन्युफैक्चरिंग द्वारा जो बने वस्तु हैं उनको एक्सपोर्ट करना है, जो हमारे कॉमर्शियलाइजेशन को बढ़ावा देता है। लास्ट में है कि वे देश ही विकसित होते हैं, वह कंट्रियां ही डेवलप्ड होती हैं जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं। भारत के विकास का विविध व शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है। किसी भी कंट्री को तभी हम डेवलप कर सकते हैं जब वहां के रॉ मटेरियल को राइट मटेरियल में कन्वर्ट करके ज्यादा मूल्यवान बना लेते हैं, और जब उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं तब हमारे देश का विकास ज्यादा अच्छे से होगा, ज्यादा तेजी से होगा। एग्रीकल्चर तथा इंडस्ट्री ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से डिवाइडेड नहीं है, ये एक दूसरे के कंपोनेंट हैं, ये एक दूसरे के कंपोनेंट हैं। एग्जाम्पल में समझें तो आपकी बुक में दिया गया है कि भारत में एग्रीकल्चर बेस्ड जो इंडस्ट्रियां हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रियां जैसे कॉटन है, कपड़े बनाए जाते हैं, वो किससे, रॉ मटेरियल से, कॉटन से। कॉटन कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर से। कॉटन कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर से। वैसे ही बहुत सारे ऐसे रॉ मटेरियल हैं जिनपे हम इन रॉ मटेरियल को हम प्रोड्यूस करने के लिए अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर को जब हम प्रमोट करते हैं तो उसमें जो डिफरेंट प्रोडक्ट यूटिलाइज होते हैं, जैसे सिंचाई के लिए पंप, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, प्लास्टिक पाइप, मशीनें, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट आदि जो है जिसपे किसान निर्भर करता है और अपने प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करता है। इसीलिए विनिर्माण उद्योग में विकास तथा स्पर्धा में न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला है, अपितु उत्पादन की प्रक्रिया भी सक्षम हुई है। आज ग्लोबलाइजेशन का दौर है, आज वैश्वीकरण का युग है। हमारे उद्योगों को अधिक कॉम्पिटिटिव होने की आवश्यकता है। केवल आत्मनिर्भरता, केवल सेल्फ डिपेंडेंस से ही काफी नहीं है। हमें अपने लिए ही काम नहीं करना है, हमें पूरे विश्व के लिए काम करना है। जब हमारे पास आवश्यकता से अधिक उत्पादन होगा तब हम अपने दूसरे देशों को उसको एक्सपोर्ट करेंगे। हमारी वस्तुओं में अंतरराष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता होनी चाहिए, तभी हम अंतरराष्ट्रीय बाजार में, इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन कर पाएंगे। तो ये कुछ बातें थी, इंपॉर्टेंस थी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की। स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जो हमारे उद्योग हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। कंडीशन फॉर लोकेशन ये तो पढ़ेंगे, उससे पहले हमारी जो नेशनल इकोनॉमी है उसमें इंडस्ट्रियों का क्या कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। लास्ट 2 डिकेड में जो भारत की जीडीपी है उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसका लगभग 27% से अधिक का योगदान है, क्योंकि 10% भाग खनिज, गैस तथा ऊर्जा का भी इसी में योगदान है। भारत की अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई देशों में जो मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन है वो 25 से 30% का है।
बढ़ोतरी की यह दर जो आने वाले डिकेड है उसमें ये 12 से 15% बढ़ जाएंगे। 2003 में जो हमारी आर्थिक विकास की दर थी वो लगभग विनिर्माण क्षेत्र के विकास की जो दर थी वो 9 से 10% थी। इस समय हमारे यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है कोरोना की वजह से, जिससे सारी चीजें लॉकडाउन में बंद हो गई थी। लेकिन उस समय जबकि हम बात कर रहे हैं, उस समय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक एसोसिएशन बनाया गया था, जिससे कि जो भी चीजें हैं उसको अचीव कर लिया जाए। उसके लिए एनएमसीसी की स्थापना की गई, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिवनेस काउंसिल, एनएमसीसी, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद की स्थापना की गई। इसका काम था कि जितने भी कंट्रियां हैं वो अपने विनिर्माण के जो इंडस्ट्रियां हैं उनमें जो वृद्धि है वो ज्यादा से ज्यादा कर सकें। अब आगे चलते हैं कंडीशन फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, औद्योगिक स्थिति की तरफ। इसमें हम देखेंगे तो उद्योगों की स्थापना जनरली देखा जाए तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, जटिल होती है। इनकी जो स्थापना होती है वो रॉ मटेरियल पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? रॉ मटेरियल पे, लेबर पे, कैपिटल पे, ह्यूमन कैपिटल पे और मार्केट पे। ये सारी फैक्टर होते हैं जो हमारे इंडस्ट्री की लोकेशन को इफेक्ट करते हैं। विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए वही स्थान सुटेबल होता है जहां ये सारे फैक्टर अवेलेबल होते हैं और जहां ये कम कीमत पे मिलते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में प्रारंभ होने के साथ साथ जो अर्बनाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है, कभी कभी उद्योग शहरों में या उनके निकट लगाए जाते हैं। इस प्रकार औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन दोनों एक साथ साथ चल रहे हैं। नगर उद्योगों को बाजार तथा सेवाएं जैसे बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, लेबर, जो फाइनेंशियल सलाह होती है ये सब उपलब्ध कराते हैं। जो नगर होते हैं, नगर केंद्रों द्वारा दी गई जो फैसिलिटीज होते हैं उससे ये लाभान्वित होते हैं। जो नगर केंद्रों द्वारा दी गई सुविधाएं होते हैं, सुविधाओं से लाभान्वित जो उद्योग है उसको क्या बोलते हैं? एग्लोमरेशन इकोनॉमी। एग्लोमरेशन इकोनॉमी ये इंपॉर्टेंट है। एग्लोमरेशन इकोनॉमी जिसको हम बोलते हैं समूहन बचत। फिर से समझ लें, नगर केंद्रों द्वारा जो सुविधाएं दी जाती हैं, जो सुविधाओं से लाभ मिलता है, कई बार बहुत सारे उद्योग नगरों के आसपास ही इकट्ठे इस्टेब्लिश हो जाते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। ऐसे स्थान जो होते हैं एग्लोमरेशन वाले, वही धीरे धीरे ग्रो करके बड़ी इंडस्ट्री में जनरेट हो जाते हैं, बड़ी इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्वतंत्रता के पहले जब हम आजाद नहीं थे तो उसके पहले जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री था वो दूर दराज के दूरस्थ व्यवस्था से या दूर दराज के इलाकों पे डिपेंड था, जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। परिणाम स्वरूप कुछ एक नगर औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे जो ग्रामीण कृष्ठ प्रदेश से घिरे थे। कृष्ठ प्रदेश का मतलब होता है हिंटरलैंड। हिंटरलैंड क्या है कि जहां पे सारी चीजें तो उपलब्ध है लेकिन इंडस्ट्री नहीं लग पाई है। जो उद्योग बाजार संबंध है, इंडस्ट्री मार्केट रिलेशन है, उसके बारे में सबसे थोड़ा सा हम समझते हैं। पेज नंबर 70 पे आप देखेंगे इंडस्ट्री लोकेशन रिलेशन दी गई है, जिसमें सबसे पहले बात की गई है इन्वेस्टमेंट की। सबसे पहले बात किसकी की गई है? इन्वेस्टमेंट रॉ मटेरियल या उससे रिलेटेड जो कंपोनेंट होते हैं। फिर उत्पादन घटक जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल और जो उसकी और डिफरेंट कंस्ट्रक्शनल चीजें होती हैं। इसके अलावा निवेश हो गया, पूंजी हो गया, श्रम हो गया और बहुत सारे जो उपकरण थे। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन। क्यों? कि जिससे उस ट्रांसपोर्टेशन से लोग कारखाने तक पहुंचे और जो कारखाने में तैयार माल है वो ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा मार्केट तक पहुंचे।
और मार्केट में पहुंचने के बाद ही जो यहाँ पे निवेश शुरू में किया गया था वो निवेश वाली पूंजी बाहर आएगी। इस तरीके से इनका एक रिलेशनशिप बनाया गया है। किसी उद्योग की कंडीशन का निर्धारण उसकी कास्टिंग प्राइस पे होता है, उसकी जो मिनिमम लागत होती है उस पर डिपेंड करता है। अगर आप पब्लिकली पॉलिसीज का हम देखें तो जो स्किल्ड लेबर होते हैं उनकी उपलब्धता भी उद्योगों की जो कंडीशन होती है उसको इफेक्ट करती है। अब देखते हैं कि जो आइडियल लोकेशन होती है इंडस्ट्री की उसके बारे में। कंडीशन फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इसमें सबसे मेन बात है सबसे पहले कि जहां सबसे पहले कच्चा माल होगा वहां पे इंडस्ट्री लगेगी, उसी स्थान पर लोग लागत लगाएंगे, उसी स्थान पर उद्योग की स्थापना का निर्णय किया जाएगा और उसी स्थान पर उत्पादन करके उसको मार्केटिंग की जाएगी। किसी उद्योग की अवस्थित का निर्धारण उसकी न्यूनतम लागत पे ही डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ओवरव्यू पढ़ा। ओवरव्यू समझा कि हमें इस सेशन में क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग की मीनिंग समझी, इंपॉर्टेंस समझा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उसका कंट्रीब्यूशन और जो इंडस्ट्रियल लोकेशन थी उसके बारे में और इंडस्ट्री मार्केट रिलेशन के बारे में समझा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। कोई भी समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड ज्वाइनिंग। थैंक्स।